अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि उर्दू पर एक वीडियो बनाओ, उर्दू को कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ ही दिन बचे हैं, तो इन्हीं दिनों में आपका पूरा उर्दू 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वन शॉर्ट वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। 30% पेपर तो आपका उर्दू से ही निकल जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका उर्दू का टेंशन खत्म हो जाएगा। ग्रामर में क्या आएगा, राइटिंग स्किल में क्या आएगा, टेक्सचुअल क्वेश्चंस क्या होंगे, सब कुछ मैंने यहाँ सिखाया हुआ है। अब जैसा कि आपका जो उर्दू का पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, पास मार्क्स इसके 29 रहेंगे। आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन आपने 68 ही मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपने 68 अटेम्प्ट किए वो करेक्ट निकले वो आपके 80 मार्क्स बन जाएंगे। पास मार्क्स की बात करें, अगर आपके 25 बिल्कुल 100% करेक्ट हुए तो वो 25 आपके 29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। यहाँ उर्दू में जो आपको सवाल नंबर 1 पूछा जाता है वो यहाँ पर आपको एक पैसेज दी जाती है, जैसा इंग्लिश में पैसेज होती है ना, वैसे यहाँ पर भी एक तरह की पैसेज होती है। इस पैसेज को पढ़ना होता है। जब आप पढ़ोगे फिर नीचे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनके आंसर करने होते हैं। हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है। जब आपने 4 क्वेश्चन का आंसर किया 2 मार्क्स ईच, यहाँ से आपको 8 मार्क्स बन जाते हैं। अब आपने यहाँ पर समझना होता है कि हाँ ये वाला अगर ईजी है, इसके आंसर ईजिली निकल जाते हैं तो ठीक है यही करूँ। अगर ये नहीं निकलते, यहाँ या में आर में आपको एक और पैसे दी जाती है। इसको पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर इसके एट द एंड जो है वो आंसर देने होते हैं। वही सेम 2 मार्क्स ईच, यहाँ से आपको वही 8 मार्क्स बन जाते हैं। तो ऊपर वाला समझ आता है वो करो, नहीं तो नीचे वाला आपके पास ऑप्शन है वो करो, तो यहाँ आपके 8 मार्क्स बिल्कुल आसान होते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाता हूँ क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। जैसा आपको क्वेश्चन है किस चीज़ ने बाकायदगी अख्तियार की थी, आपने यहाँ पर बाकायदगी ढूंढना है कहाँ पर है। चलो जी हमें यहाँ मिल गया, बाईसाइकिल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी अख्तियार कर ली। किसने की? बाईसाइकिल की उठक बैठक ने। तो हमें जी आंसर मिल गया, बाईसाइकिल की उठक बैठक ने ही बाकायदगी अख्तियार की थी, तो हमें यहाँ पर 2 मार्क्स बन गए। ऐसे ही बाकी भी ढूंढने, आपके 8 मार्क्स बिल्कुल आसान आपको यहाँ पर मिल गए। अब सवाल नंबर 2 की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा सवाल नंबर 5 की तरफ पहले, फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। सवाल नंबर 5 की तरफ क्यों जाऊँगा अभी आपको समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 1 बिल्कुल सेम। सवाल नंबर 1 जो आपका है वो आपको एक किस्म की नसर से दी जाती है आपकी पैसेज, बट जो सवाल नंबर 5 है वो आपकी जो शायरी है वहाँ से आपको एक पैसेज दी जाती है, जो आपकी गज़ल से भी हो सकती है, जो आपकी नज़म से भी हो सकती है, या बाकी चीज़ों से भी हो सकती है। अब यहाँ पर जैसा कि आपको कुछ गज़ल का कुछ शेरी टुकड़ा दिया गया, एट द एंड आपने इनके आंसर करने हैं। सेम सिस्टम है, जैसा वो था वैसा ये भी है। तो 4 का आंसर करना है, 2 मार्क्स इस टोटल 8 मार्क्स। ये समझ आ रहा है तो ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा या है आपके पास और है आपके पास, आपने इस गज़ल के छोटे से टुकड़े को पढ़ना है, फिर एट द एंड 4 सवालों का जवाब देना है, 2 मार्क्स इच, 8 मार्क्स बन जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आप इसके लिए सिंपली मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपके पास जो भी नज़म्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से देख के रखो, वहाँ समझ के रखो कि कौन सी नज़म कैसी कैसी है। जैसे कि हाँ जी आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ें जो हैं ये तो इस नज़म में आती है, इसको लिखने वाला ये बंदा है। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ये कौन, ताकि आप इजीली पकड़ सको ये कौन सी नज़म है, नज़म का नाम क्या है, इसको लिखने वाला कौन सा है बंदा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से ही यही चीज़ आती है, ये शेरी बंद किस नज़म से लिया गया है, आप इजीली समझ जाओगे हाँ जी ये तो इस नज़म से लिया गया और इसको लिखने वाला ये बंदा है। ऐसे आप इसके आंसर कर पाओगे, तो यहाँ 8 मार्क्स आपको और मिल जाएंगे। 8 और 8 16 मार्क्स आपके बिल्कुल रेडी हो गए, जो आपने यहाँ से ही ढूंढ के आंसर निकाल दिया। अब हम जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। अब ये सेम थी इसलिए मैं सवाल नंबर 5 पे गया। अब जो आपका सवाल नंबर 2 होता है, सवाल नंबर 2 में जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो आपकी नसर से पूछे जाते हैं। जैसा कि जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर आपकी जो नसर के सबक हैं वो ये हैं, ये 7 आपकी नसर के सबक हैं। तो इनमें से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, 2 के आपने आंसर करने हैं। तो आप सिंपली जो आपके जैसा कि यहाँ पर 7 हैं, 7 में से कोई 5 भी आप नसर के सबक अच्छे तरीके से समझ के जाओ, पढ़ के जाओ। सवालों की यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं, बस नसर के सबक पढ़ के जाओ, ताकि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कौन सा क्वेश्चन क्या कुछ पूछ रहा है। तो आप जब 5 को याद करके जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर 4 आएंगे, तो 4 में से 2 के आंसर करने हैं, तो आपको 6 मार्क्स बन जाएंगे। आसान है, कोई मुश्किल काम है नहीं। जैसा सवाल नंबर 2 है, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, 4 में से आपने 2 का ही आंसर करना है। जब आप 2 का आंसर कर पाओगे आपको 3 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। हो गया सवाल नंबर 2 भी। अब बारी आएगी सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है, उर्दू में अफसाना नगारी के फ़न या स्वानह उम्री की तारीख पर 50 अल्फाज का नोट लिखिए। अब यहाँ सवाल नंबर 3 में आपको नोट आता है। नोट कहाँ से आता है? जो आपके नसर की यहाँ पर सबक है ना, नसर वाली जो चीज़ें हैं उनसे आपको नोट आता है। जैसा कि आपको यहाँ पर जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो कुछ ये हैं, आपको सिलेबस में ये चीज़ें हैं, आपको नावल है, आपको इंशिया है, आपको अफसाना है, आपको तंज़ व मज़ाह है, आपको हाका है, आपको सफ़रनामा है, आपको स्वाह उमर है। तो यहाँ से आपको 2 पूछे जाते हैं, 2 में से 1 का आंसर करना होता है।
दो में से एक का आंसर करना होता है। जैसा कि वहाँ पर क्या पूछा गया, एक तो अफसाना पूछा गया, दूसरा स्वान उम्र पूछी गई। अब ये यहाँ ही पर हैं। अब आप क्या करो, इंपॉर्टेंट वन जैसा नावल हो गया, अफसाना हो गया और स्वान उम्र होगी, ये तीन भी अगर आप याद करके जाओगे साथ में हाका चार, तो इन चार में से कोई एक तो ज़रूर फंसेगा ही फंसेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा बहुत नोट जो है याद करके जाओ। ज़्यादा नोट याद करने की ज़रूरत नहीं, जो भी चीज़ें करोगे 50 से 60 ही वर्ड तक याद करके जाओ इनको, तो इस आपको एग्जाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ से आपको 4 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। जैसा यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ से इसको अफसाना नगारी पूछा था और स्वान उम्र पूछी गई थी। तो ये दो चीज़ें, दो में से एक का जवाब देना या है, तो दो में से एक का देना था, 4 मार्क्स बन जाते। अब बारी आई सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में क्या पूछता है, सवाल नंबर 4 में सर सैयद अहमद ख़ान की समाजी खिदमत, किसकी बात आई, सर सैयद अहमद ख़ान की। ऑप्शन साथ में क्या है, या मीन आर, या तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बताओ या फिर प्रेमचंद की अदबी खिदमत पर नोट लिखिए, दो में से एक। अब यहाँ पर ये कौन सा नोट याद करना है, ये होगी नसर निगार। नसर निगार होगी जो आपके नसर वाले सबक के उनको लिखने वाले जो बंदे हैं, उनमें से आपको यहाँ पर नोट पूछा जाता है। जैसा कि हमारे सिलेबस में नसर वाले जो सबक हैं वो ये हैं। अब यहाँ इनको लिखने वाले ये बंदे हैं, यहाँ से आपको दो बंदों के नोट पूछे जाते हैं, दो में से आपने एक का आंसर करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मौलवी नज़ीर अहमद है, सर सैयद अहमद खान है, मुंशी प्रेमचंद है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हैं आप उनको याद करके जाओ, जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हो गया, सर सैयद अहमद खान हो गया, मौलवी नज़ीर अहमद हो गया एंड आप मुंशी प्रेमचंद, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रिवाइज़ करके जाओ, इनमें से कोई ना कोई आपको फंस ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो यहाँ से भी आपको बन जाएंगे 4 मार्क्स। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया था। तो यहाँ तक का मसला हमारा हो गया हल, 5 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। दर्ज झेल में से 2 सवालों के जवाब लिखिए, 40 अल्फाज तक, सिर्फ 40 वर्ड्स तक आपने यहाँ पर इनके आंसर करने। 4 दिए हैं, 2 का आंसर करना है। 4 क्या क्या दिए, गज़ल की फ़न की वजाहत कीजिए, मिर्ज़ा गालिब या परवीन शाकिर, इन दो में से किसी एक पर नोट, या फिर हैदर अली आतिश पर नोट, या फिर मीर तकी मीर पर नोट। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये हो गया जो या तो गज़ल का नोट आएगा, आर में साथ में गज़ल को लिखने वालों का नोट आएगा, दो का आपने आंसर करना होता है। आप सिंपली गज़ल का नोट याद करके रखें, गज़ल क्या कुछ है, गज़ल की फ़ान जैसा यहाँ पर पूछा गया, क्योंकि गज़ल के बारे में तो आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा जब आप गज़ल आपकी होगी। अब साथ ही में गज़ल के साथ साथ आपको गज़ल लिखने वालों के 3 के नोट आएंगे, 3 में से आपको ए का करना होगा। अब गज़ल लिखने वाले कौन कौन से बंदे हैं, यहाँ पर लिख तो लिया बच्चों को प्रॉब्लम याद करने के लिए। अब ये यहाँ पर बंदे हैं जिन्होंने गज़लें लिखी हैं। अब एक तो आपने गज़ल याद कर दी, गज़ल का नोट आपका हो गया। अब साथ में आपको एक और करना है, 4 पूछे जाएंगे, 2 का आंसर करना है। एक तो मीर तकी मीर का नोट याद करो, गालिब का नोट याद करके जाओ, और 2 मेरी तरफ से ये 2 तो, और हैदर अली आतिश, ये 3 जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों के नोट याद करके जाओ, साथ में गज़ल। तो ये वाला सवाल भी आपका हल हो जाएगा, सवाल निकल जाएगा, ठीक है। हो गया ये वाला सवाल भी। अब यहाँ से भी आपके 6 मार्क्स बन गए। अब सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 में से आपने एक का आंसर करना होता है। अब यहाँ से पता है क्या सवाल होता है, जो आपकी नज़म है, आपका कसीदा है, आपका मरसिया है, लास्ट वाले जो यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आपके सिलेबस में, ये वाले जो आपके हैं ना, इसमें आपकी जो भी नज़म है या कसीदा है, मरसिया वगैरह, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ से जो ये चीज़ें हैं, यहाँ से आपको जो ये चैप्टर हैं, इनके समझो नोट याद करके जाओ, इनकी समझो समरी याद करके जाओ। ये क्या बोलता है, इन सब की समरी अच्छे तरीके से याद करके जाओ। अब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, जब आप इनकी समरी याद करोगे तो आपको सवाल कैसे पूछा जाता है, इसमें आपको सवाल पूछा जाता है जैसा नज़म, ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख़याल वजाहत कीजिए। अब किसके बारे में आ गया, जो आपकी यहाँ पर नज़म है, ए शरीफ इंसानों, इसका मरकज़ी ख़याल, अगर आपने इसकी समरी याद किया तो हो गया आपका आंसर, हो गए 4 मार्क्स बन गए। और आर में आपको आता है यही जो नज़में हैं, कसीदे वगैरह हैं, मरसिए वगैरह हैं, इनको जो लिखने वाले बंदे हैं, आर में उसके बारे में नोट आता है। तो अगर आपने ऑलरेडी एक ही चीज़ याद करो, जैसा मैंने आपको भी बोला, आप सिर्फ एक ही चीज़ याद करो, 2 में से एक चलो। आपको या तो इनके नोट याद करने हैं या आप ये याद करो, 2 में से एक, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो यहाँ पे किसी एक जो आपकी नज़म वगैरह, शायरी वगैरह, यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि इसका आप कुछ ना कुछ लिखो, या फिर आपको आर में इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए अच्छा है इन्हीं को तैयार करो, इनमें से एक पूछा जाएगा, इसलिए आप आंसर कर पाओगे और यहाँ से आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अब आ जाएंगे सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 पे आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पर इस्तिलाहात पूछी जाती हैं, जिसकी आपने वजाहत करनी होती है, मीन डिफ़ाइन करना होता है विद एग्जांपल के साथ। अब यहाँ से आपको 2 का आंसर करना होता है और आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 मार्क्स। ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप हुस्न तालील को एक्सप्लेन करो, साथ में मिसाल दो, लफ़ व नशर को करो, तलमीख को करो, तशबीह को करो, और भी इंपॉर्टेंट है वो भी दिखाता हूँ। जैसा कि अगर आपको पूछा गया हुस्न तालील बताओ, आपने क्या एक्सप्लेन करना है, असल वजह छोड़कर कोई खूबसूरत और ख़याली वजह बताना, ये होगी इसकी डिफिनीशन। अब साथ में मिसाल क्या दी, फूल इसलिए खिलते हैं कि सुबह की हवा उनसे दोस्ती करती है, तो हो गया इसकी मिसाल भी। अब हुस्न तालील हो गया, असल वजह छोड़कर कोई खूबसूरत और ख़याली वजह बताना। अब फूलों का काम ये तो नहीं है ना कि वो इसलिए खिलते हैं ताकि सुबह की हवा उनको दोस्ती करे, ये हो गया एक ख़याली चीज़, तो हो गया यहाँ पर हुस्न तालील। दूसरा इंपॉर्टेंट है लफ़ व नशर। लफ़ व नशर क्या होता है,
पहले चीज़ों की फहरिस्त बनाना देना, फिर आगे चलकर उन्हीं चीज़ों की तरतीब से वजाहत करना। मीन पहले चीज़ों को अरेंज करना, जैसा कि इसकी मिसाल क्या है, सूरज, चाँद और सितारे। ये किस्म की फहरिस्त दे दी हमने, पहले सूरज बोला, फिर चाँद बोला, फिर सितारे बोले। अब इन्हीं को एक्सप्लेन किया, सूरज, चाँद और सितारे। सूरज का काम क्या है, दिन को रोशनी, सूरज का हो गया काम। अब चाँद की बारी है, चाँद का क्या काम है, रात को चांदनी। और सितारों का काम क्या है, आसमान को चमक देते हैं। नाम तो इनके पहले दे दी, साथ में तो हमने जोड़ा नहीं, हमने फहरिस्त पहले बनाई, सूरज, चाँद और सितारे दिन को रोशनी, रात को चांदनी और आसमान को चमक देते हैं। हो गया लफ़्ज़ व नशर। फिर आता है तलमीख। तलमीख क्या होता है, किसी मशहूर वाक़या या किरदार की तरफ इशारा करना या नाम लेने के बिना ही। जैसा कि मिसाल कैसे है, इश्क में जलकर परवाना बन जाना। अब इश्क में जलकर परवाना बन जाना, इश्क में इतना कौन जलता है परवाना बन जाएगा, सिंपली जलकर परवाना बनता है ना। तो ये एक ऐसी मिसाल होगी। तो यहाँ पर इसका तलमीख होगा, आपका एग्जाम्पल भी होगी और डिफिनीशन भी होगी। फिर होता है तशबीह। तशबीह होता है किसी चीज़ को किसी और चीज़ से मिलाना, किसी चीज़ को किसी और चीज़ से मिलाना। जैसा कि वो शेर की तरह बहादुर है, तो आप फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर सिंपल क्या हुआ, शेर जो है हम बोलेंगे वो शेर की तरह बहादुर है। अब वो बंदा है, वो शेर तो है नहीं, शेर एक अलग चीज़ आई, अलग यहाँ पर आ गया एनिमल, तो हमने उस बंदे को शेर की तरह जोड़ दिया, तो किसी और चीज़ के साथ उसको हमने एक्सप्लेन किया, तो वो बन गया हमारा तशबीह। जैसे हम बोलते हैं सिंपली, उसके दांत मोती की तरह चमक रहे हैं। ध्यान रखना, कभी ये चीज़ नहीं बोल देना उसके दांत सोने की तरह चमक रहे हैं, ऐसे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मोती की तरह चमक रहे हैं। अब मोती की तरह तो एक्चुअल में चमक नहीं रहे ना, बट हम उसको मिसाल देते हैं, उसकी मानद यहाँ पर ठहराते हैं, जिस चीज़ को हम बोलते हैं तशबीह। फिर आता है रदीफ़। रदीफ़ क्या होता है, शेर के आखिर में एक ही लफ्ज़ बार बार आना। जैसा कि मिसाल, कोई भी शायरी चल रही है, गज़ल चल रही है, उसके एंड पे आता है, तड़पाता है, फिर तड़पाता है, शेर के आखिर में एक ही लफ्ज़ बार बार आना। तो यहाँ पर तड़पाता तड़पाता बार बार आ गया, हो गया रदीफ़। तो यहाँ पर फिर आ गया काफ़िया। काफ़िया होता है रदीफ़ से पहले हम आवाज़ अल्फाज, रदीफ़ से पहले हम आवाज़ अल्फाज, रदीफ़ रदीफ़ से पहले जो आता है, जैसा कि बात, रात, ऐसे जुड़ना, हम आवाज़। ठीक है, तो फिर आ जाता है तज़ाद। तज़ाद क्या होता है, एक ही शेर या जुमले में उलट माने का अल्फाज आ जाए। मिसाल, वो हिंसा भी और रोया भी, एक ही शेर में उल्ट मीनिंग भी आ गया, पहले हंसा रोया दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई, तो उसको हम तज़ाद बोलते हैं, उल्टा। फिर आता है मतला, ये भी इंपॉर्टेंट है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होता है, उसको हम मतला बोलते हैं। फिर आता है मक्ता, गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपनी तहल्लुस लिखता है, हो गया मक्ता। फिर आ जाता है तजहल आरफाना, जानते हुए भी अनजान बनना, जानते हुए भी अनजान बनना। जैसा कि ये खूबसूरती तूने कहाँ से चुराई, अब उसको पता है, या कोई भी अगर बोले कि खूबसूरती चुराई नहीं जाती, ये हो गया जानते हुए भी अनजान बन जाना, यार ये खूबसूरती कहाँ से चुराई। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 9 जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है, 4 दिए जाते हैं, 4 में से 2 का आपने आंसर करना होता है, 6 मार्क्स ईच, टोटल 12 मार्क्स बनते हैं। और यहाँ ज़्यादातर आपको यही सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसा कि आप थोड़ा बहुत अलीगढ़ तहरीक के बारे में समझ के रखो, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में, खतूत ग़ालिब के बारे में, दास्तान दिल्ली के बारे में, एंड उर्दू के बारे में, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इनको ही याद करो, 2 आपको पूछे जाएंगे, तो 12 मार्क्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 10 जो आपका है, वो आपको क्या पूछा जाता है, आपको किसी तरीके से भी कोई यहाँ पर निजी खत होता है, आपने अपने दोस्त को, भाई को, घर वालों को, रिश्तेदारों को लिखा कोई खत, या फिर दफ्तरी खत हो गया, आपने किसी ऑफिशियल्स को लिखा, किसी ऑफिसर को लिखा, हो गया 2। तीसरा कारोबारी खत, कारोबारी हो गया जो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसा खत पूछा जाता है जिसके आपको 4 मार्क्स बनते हैं। दरखास्त, या आपको खत होता है साथ में, या तो दरखास्त होती है, 2 में से एक होता है। जैसा कि सवाल क्या है, आपके स्कूल में कमरों का रंग वर्दगन ख़राब हो गया है, इसलिए कमरों की हालत दिन ब दिन खस्ता हुआ रहा है। आपने स्कूल के सरबराह के नाम एक दरख्वास्त लिखी है कि इन कमरों में हालात दुरुस्त करने की गुजारिश करें। आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ख़त लिखना है, दरख्वास्त लिखनी है, जिसमें उसको ये चीज़ बतानी है, हमारे यहाँ पर कमरे जो हैं ख़राब हो चुके हैं, ये वो, बीच में अपनी दास्तान डालो, तो एट द एंड इसका बन जाएगा। आर में कैसा है, ये होगी आपकी दरख्वास्त, ये हो गया आपका ख़त। आप घर से बाहर रहते हैं और आपके छोटे भाई का 10वीं का इम्तिहान नज़दीक आ रहा है। अपने वालिद साहब के नाम ख़त लिखकर उन्हें भाई के इम्तिहान के लिए मेहनत करने की तलकीन करने की इस्तदा कीजिए। मतलब आप अपने घर से बाहर रहते हैं, आपके छोटे भाई का 10वीं का इम्तिहान आने वाला है, आपने अपने वालिद साहब के नाम एक ख़त लिखना, उनको बोलना है कि इसको थोड़ा दबा के रखो, ठीक है, इसकी कान पकड़ के रखो ताकि मेहनत करे। तो इस तरीके से आपने ख़त बनाना है, तो 4 मार्क्स हो गए। फिर आपका सवाल नंबर 11 जो है वो यहाँ पर आपको मजमून दिया जाता है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, सिंपली मजमून होता है। तो आपने इस मजमून को खुद से बनाना होता है, 8 मार्क्स। यहाँ पर 3 बने हैं, वर्जिश सेहत के लिए ज़रूरी है, जंगलात से ज़िंदगी है, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे। अब जो आपको मजमून होते हैं ना, वो पता है कौन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपको ऐसे, तो जो ऐसे होते हैं वो या तो आपको साइंस के रिलेटेड होते हैं, खेल कूद के रिलेटेड होते हैं, माहौल के रिलेटेड होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होते हैं। ऐसे आपको ऐसे पूछे जाते हैं जिसके आपको 8 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ ऐसे हो गया, 8 मार्क्स भी हो गए। अब नेक्स्ट सवाल जो आपका है
वो ये आपको क्या पूछा जाता है, या तो आपको अखबारी रिपोर्ट पूछी जाती है जिसको हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट बोलते हैं, या फिर आपको इश्तहार मीन एडवर्टीज़मेंट होती है, ठीक है। इन दो में से आपको कुछ ना कुछ करना होता है। जैसा कि आपके स्कूल में यौम वालदेन की एक शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में स्कूली बच्चों और वालदेन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब इस जो यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को लेकर आपने एक अखबारी रिपोर्ट बनानी है। डिफरेंट रिपोर्टें मैं आपको जो PDF फाइल हमारा है व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगा। डिफरेंट रिपोर्टें मैंने बना के रखी हैं, दरख्वास्त कुछ बना के रखी हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाए, उनका थोड़ा फॉर्मेट वगैरह पता चल जाए। या फिर आपने ऑलरेडी न्यूज़पेपर देखी हो कैसे रिपोर्ट होती है, वही यहाँ पर रिपोर्ट होती है। बाकी इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा रिपोर्ट वगैरह की। और सेकंड आर में क्या है, आर में आपको इश्तहार है, मीन एडवर्टीज़मेंट आपने बनानी है। आपका बड़ा भाई किताबों की दुकान चलाता है, उसकी दुकान में बहुत सारी पुरानी और नादर नादर किताबें मौजूद हैं। वो इन किताबों को सेल के ज़रिए फ़रोख्त करना चाहता है। दुकान में मौजूद इन किताबों की सेल के लिए एक इश्तहार तहरीर कीजिए। आपने एक किस्म की एडवर्टीज़मेंट बनानी है, अपने भाई की दुकान का नाम, उसका एड्रेस डालना है और साथ में सेल लिखना है, नोटबुक बुक वगैरह की। तो आपका इश्तहार बन के रेडी हो गया। जो आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 मार्क्स, ठीक है। जो आप इश्तहार लिखोगे या फिर अखबार रिपोर्ट, 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 13 जो है वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs होते हैं 6 मार्क्स के, 1 मार्क्स ईच, जिसमें आपको कुछ मुहावरे भी दिए जाते हैं, कुछ ग्रामर का पोर्शन भी होता है। ज़्यादातर यहाँ पर मुहावरे ही होते हैं, जैसा कि आँख लगना, मुहावरे का माना क्या है। ये कोई आँख लगना मुहावरा है, इसका मीनिंग क्या बनता है, आप ज़रा कमेंट करके इन 6 का मुझे आंसर बताओ। आँख लगना मुहावरे का माना क्या है। दूसरा, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में जो शेरी सनत इस्तेमाल हुई है वो क्या कहलाती है, डैश डैश कहलाती है, मतलब क्या है आप मुझे बताओ। मरकबी तौसीफ़ी में सिफत के साथ मौसूफ का होना लाजमी है, सही बात है या गलत बात है, फॉल्स आर ट्रू, ये भी बताओ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रस्सी जल गई पर बल ना गया, ये क्या है। ये तो मुहावरा ही है ना। अब ये क्या है, मुहावरा है या कहावत है, ज़रबुल मसल है या मरकब है, आप कमेंट करके बताओ। लफ्ज़ शबनम को लफ्ज़ शबनम लफ्ज़ शबनम को इस तरह जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि उसकी तज़कीर व तानीज़ वाज़िया हो जाए। मतलब आपको शबनम को ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करना है, आपको पता चल सके ये मोनस है या मुज़क्कर है। लफ्ज़ हकीम की जमा सूरत को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन आपको MCQ टाइप आते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको मुहावरे ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका उर्दू का पेपर होगा। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पेपर से ही निकल जाती हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। बाकी जो भी हमारी अखबारी रिपोर्ट्स हैं, इश्तहार हैं, मज़मून हैं और दरख्वास्त वगैरह हैं, ये मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगा।